नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक सीख प्रो पे। निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज में हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में 160 नंबर क्वेश्चन तक। उससे आगे के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी ये निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है, आईटीआई से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए रामबाण क्लास है। ठीक है, अगर आप एमपी आईटीआई टीओ एनपीसीआई नरोरा रावत भाटा इसरो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टर्नर फिटर मशीनिस्ट से हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली पर वीडियो 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके चारों ऑप्शन को क्लियर करते हैं, उससे संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच एक्टिविटी कॉज एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट व्हाइल ड्रिलिंग। तो कौन सी गतिविधि है जो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसन और आवाज करने का कारण बनती है। मीन्स वहां पर ज़्यादा वहां पर चैटरिंग होगी, ठीक है, वहां पर ज़्यादा घर्षण होगा और आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करेगी। तो कब हो सकता है? ऑप्शन है ज़्यादा फीड होने पर, कम फीड होने पर, कटिंग स्पीड अधिक होने पर, या स्पिंडल की स्पीड स्लो होने पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है यह है टू स्लो फीड रेट। अगर आप रिकमेंडेड फीड से फीड कम रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर प्रॉपर उसको मेटल नहीं मिलता कटिंग के लिए, तो उस कंडीशन में वहां पर चैटरिंग थोड़ी ज़्यादा होती है और वो आवाज़ करने लगता है। ठीक, फीड रेट अधिक रखने से क्या होता है, फीड रेट जब आप अधिक रखते हैं तो जो आपका टूल है, ठीक है, वो उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ओवर हीट होने लगता है आपका टूल फीड रेट ज़्यादा रखने से। और ओवर हीट होने के कारण कई बार यहाँ पर ड्रिल आपका क्या हो सकता है, ब्रेक भी कर सकता है अगर आप फीड रेट ज़्यादा रखते हैं। ठीक, कटिंग स्पीड भी आपका रिकमेंडेड रखना चाहिए। कटिंग स्पीड ज़्यादा रखने से भी आपका ड्रिल यहाँ पर क्या हो जाता है, ओवर हीट हो सकता है। ठीक, स्पिंडल स्पीड आपका रिकमेंडेड है, जो भी आप मेटल के अनुसार उसी के अनुसार रखिए। कम या ज़्यादा रखने पर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लीजिए सॉफ्ट मेटल की ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम कम रखते हैं तो चिप्स आपका क्या हो सकता है, फंस सकता है, ड्रिल आपका टूट सकती है। इसी प्रकार हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग करते समय अगर मान लो वहाँ भी क्या कर दिए, हम ज़्यादा रख दिए, ठीक है, वहाँ हम क्या कर दिए, ज़्यादा रख दिए, तो भी आपकी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर बेसिकली जो हम सॉफ्ट मटेरियल की डीलिंग करते हैं तो कम रखते हैं थोड़ा आपका, ठीक, सॉरी, सॉफ्ट मटेरियल में ज़्यादा रखते हैं और हार्ड मटेरियल में कम रखते हैं। जब आप हार्ड मटेरियल जैसे एमएस की एसएस की ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पिंडल स्पीड आपकी थोड़ी कम रखी जाती है और सॉफ्ट मटेरियल में स्पिंडल स्पीड आपकी ज़्यादा रखी जाती है। ये आपको ध्यान में चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर आपको इंच के ग्रेजुएशन में एक वर्नियर कैलिपर दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसकी रीडिंग यहाँ पर कितनी है। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं मेन ग्रेजुएशन तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मतलब इससे पहले क्या था, यहाँ पर 1 था, तो 1 को आपको क्रॉस कर चुका है, तो 1 हो गया। ठीक, अब 1 के बाद यहाँ पर देखिए कितने और सब ग्रेजुएशन क्रॉस के 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपका कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ठीक है, सॉरी 9 से पहले यहाँ पर आपका देखना है ये जो वर्नियर स्केल इसकी जीरो कहाँ पर है, तो 0 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पर आपको दिख पा रही कि यहाँ पर इसकी जीरो लाइन है। अब 4 और 5 के में भी इसने क्या किया है, आधा क्रॉस कर दिया एक सब डिवीजन को भी, तो क्या हो गया 0.45 हो गया। ठीक, 4.5 के बाद यहाँ पर देखो कौन सी लाइन मैच कर रही है, तो लाइन मैच कर रही है 9 वाली, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी 1 पॉइंट, फिर आपका 4 हो गया ऊपर वाला, फिर 0.5 आपका नीचे वाला हो गया। ठीक, उसके बाद जो 9 वाला मैच कर रहा है, तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी 1.459 इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो उत्तर क्या है 1.459 इंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of combination set is used to mark and check angle of 90 डिग्री and 45 डिग्री। तो कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल को जांचने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता है बेसिकली कॉम्बिनेशन सेट में क्या होते हैं, एक आपकी इस रूल टाइप होती है जिसके सेंटर में यहाँ पर एक ग्रुप कटा होता है और इसमें 3 डिफरेंट प्रकार के हेड आपके ड्रा बोल्ट के द्वारा पकड़े जाते हैं, जो कि होता है सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री की अगर आपको चेकिंग करनी है एंगल की या मार्किंग करनी है तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका कौन सा, स्क्वायर हेड। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्क्वायर हेड। इसके द्वारा हम 90 डिग्री 45 डिग्री एंगल की यहाँ पर मार्किंग और चेकिंग कर सकते हैं। सेंटर हेड के द्वारा बेसिकली जो अभी आपका जॉब है सिलेंड्रिकल जॉब है, ठीक है, या आप मान लीजिए राउंड जॉब है तो उसका सेंटर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोटेक्टर हेड आपका 1 डिग्री की एक्यूरेसी में कोण की चेकिंग और मार्किंग करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड ऑन द एंगल प्लेट। तो जो भी एंगल प्लेट होती हैं, चाहे वो आपकी सॉलिड एंगल प्लेट हो, ठीक है, या एडजस्टेबल हो, जो भी आपकी एंगल प्लेट होती हैं उस पर बेसिकली आपका रिब्स प्रोवाइड किया जाता है। रिब्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक सरफेस हो गई, ठीक है, और ये हो गई हमारी दूसरी वाली सरफेस हो गई, ठीक। अब इन दोनों सरफेस को यहाँ पर एक आप देखे होंगे कि आपका ऐसे कुछ इस प्रकार से पट्टी होती है जिसके द्वारा ये दोनों आपकी जुड़ी होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिब कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी पूरी क्या होती है, इस प्रकार से कुछ होती है। तो ये जो रिब्स होती है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम है जो ये दोनों सरफेस 90 डिग्री पर हैं इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रखना और इससे कोई यहाँ पर डिस्टॉर्शन ना हो पाए, तो डिस्टॉर्शन से बचाने का काम होता है इस रिब्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए बेसिकली एंगल प्लेट में रिब्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब अगर यहाँ पर एंगल प्लेट की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंगल प्लेट किस मेटल का बना होता है, तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। बेसिकली किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एंगल पे इसका प्रयोग किया जाता है, वर्टिकली सपोर्ट करने के लिए, जैसे मार्किंग करते समय हो गया, ठीक है। और बेसिकली अगर पूछा जाए कि ये कितने ग्रेड में पाया जाता है तो 2 ग्रेड में होता है, ग्रेड ए और ग्रेड 1 और ग्रेड 2। जो ग्रेड 1 होता है एक्यूरेट होता है, टूल रूम में प्रयोग करते हैं। ग्रेड 2 होता है, इसे बेसिकली जनरल मशीन शॉप या वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर पूछा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बी ब्लॉक। यहाँ पर आपको बी ब्लॉक दिखाया गया है और ये पूछा जा रहा है कि जो चित्र में दिखाया गया है ये कौन सा बी ब्लॉक यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। तो बी ब्लॉक में बेसिकली यहाँ पर जो ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेवल। वो ऊपर है और नीचे है तो इसको हम कहते हैं लेवल। और ये जो साइड में है आपका, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लॉट, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो एक आपका लेवल ऊपर हो गया और एक लेवल यहाँ पर नीचे हो गया। तो लेवल आपके पास कितने हैं, 2 हैं, लेकिन ग्रुप कितने हैं, एक ही है, ठीक है भाई। समझ समझिएगा कि एक इस साइड है और एक दूसरे रियर साइड है तो 2 ग्रुप हो गया, नहीं, ग्रुप क्या है यहाँ पर, एक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डबल लेवल सिंगल ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। अब डबल ग्रुप कब हो सकता है, डबल ग्रुप कुछ आपका इस केस में होगा, जैसे मान लो ये आपका एक ग्रुप हो गया, ठीक है, और इसी से फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आपका एक दूसरा ग्रुप यहाँ कुछ ऐसे कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल ग्रुप का काम करेगा, ठीक। अगर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, डबल ग्रुप होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपका होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि जो आपका बेसिकली बी ब्लॉक होता है इसका क्या यूज होता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि बी ब्लॉक कहाँ यूज करते हैं। तो जो भी आपका सिलेंड्रिकल जॉब है उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इजीली सपोर्ट कर सकते हैं, इस पे आप इजीली एज ए फिक्चर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। इसके मेटल की बात की जाए किस मेटल का बना होता है, तो ये कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और जो आपका ए ग्रेड का बी ब्लॉक होता है 100 mm उसकी लेंथ होती है, वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है एक्यूरेट फिनिशिंग कार्य के लिए। बी ग्रेड वाला जो आपका 300 mm उसकी लेंथ होती है, जनरल वर्कशॉप के लिए उसको बेसिकली बनाते हैं, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ यूज करते हैं, तो जो सिलेंड्रिकल जॉब है उसको सपोर्ट करने के लिए इसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल। तो स्टील में कार्बन की कितनी परसेंटेज मात्रा होती है जिसको हम फोर्ज कर सकते हैं, या इसी को आप कह लो कि स्टील में मैक्सिमम कितने परसेंट तक कार्बन पाया जाता है, तो ये कार्बन होता है 1.7% तक। तो अगर 1.7% तक कार्बन है तो इसको इजीली फोर्ज किया जा सकता है। इसके ऊपर जब हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो वहाँ पर उसमें ब्रिटलनेस की बहुत ज़्यादा वहाँ पर गुण आने लगता है। तो अगर मान लो 2% के ऊपर कार्बन कंटेंट हो गया तो वहाँ पर उसमें जो ब्रिटलनेस का गुण है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको हम फोर्ज नहीं कर पाते, ठीक। तो अप टू 1.7 1.8% तक जो कार्बन परसेंटेज होती है इसको ईजिली हीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है, फोर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिया गया है ड्राई एयर जेट, सोल्यूबल ऑयल, मिनरल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल।
तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कास्ट आयरन होता है इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग की, क्योंकि इसमें जो ग्रेफाइट होता है ठीक है वो दानेदार होता है, तो ग्रेफाइट उसमें एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है, तो क्या होता है सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। तो इसकी मशीनिंग के लिए किसी भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट आप यहाँ ऑप्शन में या तो यहाँ पर होना चाहिए कि नो लुब्रिकेंट या फिर ईयर होना चाहिए, तो क्या है यहाँ पर ड्राई ईयर जेट आप इसको कह सकते हैं, या फिर नो लुब्रिकेंट नो कूलेंट आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। सोल्यूबल ऑयल क्या है, नॉर्मल यूज के लिए जैसे माइल्ड स्टील वगैरह हो गया, एल्युमिनियम के लिए पूछा जाता है तो उसके लिए केरोसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पर आपको एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है और पूछा गया है एक्स से मार्क किए गए पार्ट को बताओ, तो एक्स यहाँ पर मार्क किया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका स्पिंडल हेड। इसे क्या कहते हैं, इसे स्पिंडल हेड के नाम से जानते हैं। और सारे पार्ट देख लेते हैं, तो ये आपका जो नीचे है ये बेस हो गया, ये इसको आप कह सकते हैं, तो बेसिकली आपका क्या हो गया, आपका वर्टिकल आर्म कह सकते हो, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं वर्टिकल आर्म, या आप हाँ वर्टिकल आर्म कह सकते हो। ये आपका क्या हो गया स्पिंडल हो गया, ठीक है, स्पिंडल के ऊपर ये आपका क्या है हेड माउंट है। अब ये जो आपका स्पिंडल है क्या हो सकता है इस आर्म के कॉलम के चारों तरफ, ठीक है, इस कॉलम के चारों तरफ घूम सकता है आपका ये जो स्पिंडल है, और स्पिंडल हेड को भी हम क्या कर सकते हैं इस पर आगे पीछे कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है इसका प्रयोग ऐसे जॉब के लिए किया जाता है जिस जॉब में हमको क्या है बार बार सेटिंग को चेंज नहीं करना है, एक सिंगल सेटिंग में हमें क्या करना है मल्टीपल लोकेशन पे यहाँ पर ड्रिलिंग रीमिंग टैपिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। चूंकि इसे भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पर हम जो स्पिंडल है इसको क्या कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आपका यूजर फ्रेंडली होता है सिंगल सेटिंग में, जो आपकी सेटिंग बार बार इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है सेलेक्ट द स्पिंडल स्पीड आरपीएम फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल डायमीटर 24 mm एंड कटिंग स्पीड इज 30 मीटर पर मिनट टू ड्रिल माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की आपको ड्रिलिंग करनी है, स्पीड दिया गया है 30 मीटर पर मिनट, यहाँ पर डायमीटर दिया गया है ड्रिल का 24 mm। आपको फाइंड आउट क्या करना है स्पिंडल की स्पीड जिसे हम आरपीएम के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को पता होता है कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो कटिंग स्पीड v बराबर पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000 मीटर पर मिनट, जहाँ पर पाई क्या है आपका नियतांक है, डी डायमीटर है, एन क्या है आरपीएम है। तो v कटिंग स्पीड की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 30 दी गई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, डी की वैल्यू यहाँ पर डायमीटर कितना दिया गया है तो 24 mm दिया गया है, 24 mm हमने रख दिया, एन आरपीएम हमको निकालना है। अब 30 को 1000 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बाकी इसको क्या करना है नीचे भेज देना है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करो आपका हो गया, ठीक है 30,000 आ गया, देन 3.14 को 24 से मल्टीप्लाई करो अराउंड 75 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आपका 400 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो आरपीएम है कितना हो जाएगा 400। मेन इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए कि कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बी बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट। फार्मूला पता है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, तो इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन को रटने का आप प्रयास मत करें, क्वेश्चन के कंसेप्ट को हमेशा समझें, उसके बेसिक के उसके पीछे जो लॉजिक होता है उसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजली टूगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। बेसिकली जब हम दो रिवेट आप बेसिकली सीट मेटल में जब हम रिवेट के द्वारा दो सीटों को जोड़ रहे होते हैं, तो उस केस में यहाँ पूछा गया है कि रिवेट में छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए, जैसे मान लो इसमें यहाँ पर एक होल है, इसमें यहाँ पर होल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रिवेट मान लो आपने डाल दिया होल में, ठीक है। अब इस दोनों सीट के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इसको पास में लाने के लिए, आपस में पास लाने के लिए, जिससे कि जॉइंट अच्छा बनाया जा सके, तो उसके लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है वही यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रिवेट सेट।
रिवेट सेट के द्वारा बेसिकली दोनों सीटों को, दो जोड़ी जाने वाली सीटों को आपस में सटाया जाता है, पास में लाया जाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट क्या होता है, तो दोनों होलों को अलाइन करने के लिए, संरेखित करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। डॉली क्या होता है, तो ये रिवेट के हेड को क्या करता है, बैक साइड से सपोर्ट देता है, जिससे कि उसके हेड को यहाँ पर बचाया जा सके। कॉकिंग और जो फुलरिंग टूल होते हैं, इसके द्वारा बेसिकली लीक प्रूफ हो या लीक टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए कॉकिंग और फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का क्या उपयोग है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्निप क्या होती है, स्निप का काम क्या होता है। तो जिस प्रकार से आप कैंची का प्रयोग किसी अन्य क्लॉथ को, पेपर को काटने के लिए करते हो, ऐसे जो स्निप होती है, जब हमें शीट मेटल की कटाई करनी होती है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्निप का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी क्या होती है, एक प्रकार की कैंची ही होती है। तो स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं स्ट्रेट लाइन में कटिंग के लिए, और बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है सर्कुलर कटिंग के लिए, ठीक है। जब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये आपकी कोई क्या है, ठीक है, ये आपकी कोई सॉरी, ये मान लो आपकी क्या है, कोई एक सीट है, ठीक है। अब इस सीट में आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से सर्कल में कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस सर्कल में कटिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेंट स्निप का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेम द पार्ट ऑफ लीवर शेयर मार्क्ड एज एक्स। लीवर शेयर बेसिकली क्या है, तो जो आपकी स्निप है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लो 2 mm तक की, 3 mm तक की मोटी सीट को काट सकता है, नॉर्मली 1.5 mm तक की काटते हैं। उसके ऊपर जो सीटें होती हैं वो शेयर के द्वारा काटी जाती हैं, स्निप के द्वारा नहीं काटी जाती। तो ये क्या है, आपका एक सीट कटिंग का टूल है, सीट मेटल को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इसमें पूछा गया यहाँ पर जो एक्स के द्वारा दिखाया गया, इसे क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली है आपका लोअर ब्लेड। एक्स को क्या कहते हैं, लोअर ब्लेड कहते हैं। और यहाँ पर जो दिखाया गया है ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर ब्लेड कहते हैं। नीचे वाला क्या हो गया, लोअर ब्लेड हो गया। ये ऊपर वाला क्या हो गया, आपका अपर ब्लेड हो गया। और नीचे आपकी क्या है, यहाँ पर बेस प्लेट लगी है, यहाँ पर आपका लीवर आर्म है, जिसकी सहायता से इसको क्या करते हैं, हम कट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शीट मेटल ऑपरेशन। यहाँ पर आपको एक शीट मेटल का ऑपरेशन दिखाया गया है, तो इजीली आप देख करके इसको पहचान सकते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हैमर के द्वारा ये क्या कर रहा है, शीट को फोल्ड कर रहे हैं। शीट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फोल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोल्डिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डिंग। बेंट यहाँ पर है नहीं, नॉच काट नहीं रहे, ग्रुप कर नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा। शीट मेटल को फोल्ड कर रहे हैं लीक प्रूफ, यहाँ पर लीक टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक से कोटिंग किए गए आयरन को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी को पता है, जो नॉर्मल आयरन है, अगर ये एटमॉस्फेयर में रहेगा तो आफ्टर ए पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। तो उससे बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, हम जिंक की पतली कोटिंग कर देते हैं। इसके बाद उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहा जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। जस्ता चढ़ा हुआ लोहा या गैल्वेनाइज्ड आयरन के नाम से इसको जाना जाता है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए, ब्लैक आयरन, टिन्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें आपका 1 मिनट, इसमें आपका जो बेसिकली स्टेनलेस स्टील है, तो इस पर भी आपकी क्या होती है, जंग वगैरह नहीं लगती है, ठीक। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम बाकी डिटेल में यहाँ पर उसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट हैविंग लेंथ ऑफ 2000 mm, विड्थ 500 mm, थिकनेस 4 mm एंड डेंसिटी ऑफ 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर एक क्या है, कोई एक प्लेट है, आयताकार प्लेट है स्टील की, ठीक है, किसकी, स्टील की, जिसकी लंबाई 2000 mm है, चौड़ाई 500 mm है, थिकनेस 4 mm है। कैलकुलेट करना है उसका मास डेंसिटी 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप सभी को पता है, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया गया है, उसकी डायमेंशन दी गई है। तो आपको पहले क्या करना होगा, मास निकालने के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो चूंकि आयताकार प्लेट है, उसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर उसी को कह सकते हो मोटाई। तो लंबाई यहाँ पर कितने में दी गई है, 2000 दी गई है, ठीक है। देन आपका विड्थ, चौड़ाई कितनी दी गई है, 500, 4 क्या हो गया आपका थिकनेस हो गया। ये सारा डाटा किस में है, mm में है, यूनिट बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर आपको।
ये सारा डाटा mm में है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा घनत्व दिया गया है, डेंसिटी, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। तो इसलिए इस mm को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर नीचे 3 बार 10 है, तो ऊपर हमने 3 जीरो कैंसिल आउट कर दिया। फिर बचा हमारे पास क्या, b इक्वल टू 2 इंटू 500 इंटू 4, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। तो घनत्व में 7.85 दिया था, हमको मास निकालना है और यहाँ पर हमने वॉल्यूम 4000 रख दिया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो उत्तर यहाँ पर आपके सामने कुछ आ गया 310400.00, ये हो गया आपका ग्राम में आ गया उत्तर, ठीक है। अब चूंकि हमें यहाँ पर उत्तर सारे किस में दिए गए हैं, किलोग्राम में दिए गए हैं, तो ग्राम में किलोग्राम में बदलने के लिए ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 31.04 इसका करेक्ट उत्तर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मेन फंडा क्या था, आपको समझने की जरूरत क्या थी, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत थी वो थी यूनिट, ठीक है, कि यहाँ पर चीजें mm में दी गई हैं, इसको आपको क्या करना था, सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना था 10 से डिवाइड करके, और लास्ट में जो आपका उत्तर आएगा ये ग्राम में आएगा, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेन कंसेप्ट यही है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो हाँ यूनिट को अच्छे से देखिएगा, कई बार यूनिट के गड़बड़ी की वजह से आपका पूरा का पूरा उत्तर क्या होता है, गलत हो जाता है, फिर वहां पर आपको नंबर नहीं मिल पाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हिच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू द कोरोजन एंड एब्रेशन, कौन सी ऐसी शीट होती है जो कि घर्षण के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा विरोध करती है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध करती है। तो कॉपर है, ब्लैक आयरन है, गैल्वेनाइज्ड या एल्युमिनियम। तो बेसिकली यहाँ पर जो नॉन मेटल होंगी, नॉन मेटल है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कोरोजन जंग सबसे ज़्यादा किस पर लगता है, आपका मेटेलिक पर, नॉन मेटेलिक पर पहले कम लगता है। तो जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या होती है, बहुत ही शानदार यहाँ पर घर्षण प्रतिरोधी होती है और इस पर जंग वगैरह नहीं लगता है, सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। 2.7 के अप्रॉक्स इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। एल्युमिनियम वगैरह की यहाँ पर जो यूज होता है कहाँ पर करते हैं, तो एरोप्लेन की बॉडी हो गई, बस की बॉडी, यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रक्चरल वर्क होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर लाइट वेट की आवश्यकता हमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट और रेगुलर हेक्सागन। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एक हेक्सागन है तो यहाँ पर हमें फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस वहाँ पर क्या करना है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, हेक्सागन है कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट के बीच की दूरी चेक करनी है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो फार्मूला होता है √3a। ए का मतलब क्या होता है, साइड ऑफ हेक्सागन, चूंकि हेक्सागन है 6 साइडें होंगी, 6 की 6 साइडें आपकी इक्वल होंगी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा √3a, ठीक है। अब ए क्या हो गया, वहां पर साइड ऑफ द हेक्सागन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में स्टेक का काम क्या होता है, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। स्टेक का काम क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट करने के लिए। जब हम शीट मेटल पे डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, चाहे बेंडिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर उस पर कोई अदर ऑपरेशन कर रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट शेप में वहाँ पर हम उसको बेंड करते हैं, कट करते हैं, नोचेस ग्रुप करते हैं, तो ये सारे ऑप्शन के लिए वहाँ पर हमको उसको सपोर्ट देने की जरूरत होती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जब हम लीक प्रूफ जॉइंट वगैरह बनाते हैं उस केसेस में, तो सपोर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर स्टेक का प्रयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार, यूज के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाफ मून हो गया, बीक आयरन हो गया, फनल स्टेक हो गया, तो ये सब डिफरेंट प्रकार के स्टेक यहाँ पे आपके शीट मेटल में यूज किए जाते हैं। उसको हम फर्दर क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस स्टेक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्टेक है एज एनविल की तरीके से कार्य करता है, इसका काम होता है उस पर डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशन करते समय उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर। सोल्डर का मटेरियल क्या होता है, तो जब हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जो हम दो धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली सोल्डर किस मेटल का बना होता है, तो ये बेसिकली आपका प्योर मेटल हो सकता है या फिर कोई एलॉय हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में कोशिश की जाती है कि जिस मेटल की आपकी जोड़ लगाई जा रही है उसी मेटल का नॉर्मल केसेस में यूज किया जाए। अगर वो उस मेटल का उतना अच्छा नहीं है तो हम ट्राई करते हैं कोई सा नॉर्मल यहाँ पर आपका जो सिंथेटिक होता है, जो एलॉय होती है, वो एलॉय यहाँ पर यूज कर ली जाती है। तो या तो आपका प्योर मेटल हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, एलॉय हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अभी हम सोल्डरिंग को डिस्कस कर रहे थे, सेम यहाँ पर क्वेश्चन कंटिन्यू है। जब स्टील की सोल्डरिंग करनी होती है तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, किस सोल्डरिंग आयरन या किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका अगर आपको क्लियर आंसर बताया जाए एज पर ऑप्शन के अनुसार, तो ये हो जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप बुक देखेंगे तो बुक में दिया जाता है कि इसके लिए बेसिकली आपका जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक, उसके साथ आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और उसके साथ साथ में आपका जिंक क्लोराइड हो गया ZnCl2। इन तीनों का जो मिक्सर होता है उसको हम प्रयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग करते समय। सोल्डरिंग बेसिकली क्या है, तो आपका लो टेम्परेचर पर 450 डिग्री सेल्सियस के बिलो पर जो धातुओं को जोड़ लगाते हैं, ठीक है, आपस में जोड़ते हैं, तो बेसिकली आपका सोल्डरिंग होता है। 450 के ऊपर चला गया तो क्या हो जाता है, आपका ब्रेजिंग हो जाता है। अन्य यहाँ पर बात की जाए कि जिंक क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जिंक क्लोराइड का बेसिकली प्रयोग किया जाता है माइल्ड स्टील की सीट हो गई, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, तो इन सारे मेटल के लिए माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर, टिन के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रेजिन की बात की जाए तो रेजिन को बेसिकली हम बिरोजा के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिन का गलनांक कितना होता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली ये जो आपका खाना पकाने के बर्तन होते हैं उस समय फूड यूटेंसिल्स होते हैं, उसके सोल्डरिंग के लिए रेजिन का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट की बात की जाए कि पेस्ट क्या होता है, तो पेस्ट बेसिकली नथिंग बट इसमें रेजिन, जिंक क्लोराइड और ग्लिसरीन का मिश्रण भरा होता है। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक वर्क में, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं वहां पर पेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, उसके जो वायर होते हैं छोटे छोटे उसको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के लिए, GI शीट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, HCl का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आशा करते हैं जो आज की वीडियो थी आपको समझ में आई होगी। ठीक, हमने टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, कोशिश किया उससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस किया, ऑप्शन को क्लियर किया। वीडियो को और किस प्रकार से इंप्रूव किया जा सकता है, आप अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमको कुछ और एक्स्ट्रा करने को मिलता है, हमको अपनी गलतियां पता चलती है कि उसमें और क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।